हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 27 जुलाई और 27 जुलाई आज से संडे को होता है वीकली करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट। तो 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का करंट अफेयर्स हम लोग आज देखने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनका आप रिवीजन करिए। वीकली के माध्यम से डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले कोशिश करना आप सॉल्व करने की। आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका जो आंसर लिखते जाना वो कमेंट बॉक्स में, और एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताना। यही जैसे कि हम आपको बताएं, अगर आपको हर सप्ताह ये करना होता है तो वीकली टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। अब हम आपको बता दें, ये जो पीडीएफ है इसकी आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर दे दी जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जैसा कि टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ से मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ज्वाइन करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ करंट अफेयर्स की। तो चलिए जैसा कि अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वीकली करंट अफेयर्स का। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हुआ है अभी, और इसमें इंडेक्स की बात हो रही है। तो इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी में एक बार जारी किया जाता है, 1 जुलाई में जारी किया जाता है, 6 महीने पर। तो ये जो जुलाई वाला आया है इसमें भारत की रैंक बताई गई है 77वीं। पहले भारत 85 पर था जो फरवरी वाले आया था, जनवरी फरवरी इस बार तो ये जारी किया गया था, तो 85 स्थान पर था। भारत 85वें से अब आ गया है 77 पर। भारत की ये लंबी उछाल है पिछले कई सालों में। इससे पहले लास्ट वाले मतलब 2006 में काफी कम थी रैंकिंग, उसके बाद से लगातार बढ़ ही रही थी, लेकिन 77वें स्थान पर काफी सालों के बाद भारत पहुंचा है। खैर, भारत को 59 देशों का वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त है। फर्स्ट पर सिंगापुर है, दूसरे पर जापान है, दक्षिण कोरिया है, और तीसरे पर कई सारे देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन जैसे। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 FISM अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय पूछा जा रहा है इसमें, तो बन गई हैं ये सुहानी शाह। पहली बन गई हैं सुहानी शाह, जो कि मैजिक की अवार्ड होती है, जैसे कि मैजिशियन होते हैं, मेंटलिस्ट हैं, और इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में यानी FISM अवार्ड में दिया गया है। बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड है ये, बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड। इस बार ऑनलाइन डिजिटल क्रिएटर की कैटेगरी ऐड की गई है, पहली बार ये कैटेगरी ऐड की गई है और ये जीत गई है इस कैटेगरी में ये अवार्ड। तो अब तक 5000 से ज्यादा ये लाइव परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं। जैसा कि अगला है, जुलाई 2025 में खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। खनन पर्यटन परियोजना है भारत की, जैसे कि शुरू किया गया है। ये किसने किया है, झारखंड ने, जहां पर सबसे ज्यादा माइंस हैं वही शुरू करेगा ये। तो झारखंड ने खनन पर्यटन परियोजना शुरू की है। जो पुराने माइंस थे, जो खाद्यान्न थे, वहां पर अब खनन नहीं मतलब होती है जैसे कि, तो अब उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटक आए और वहां जाकर उसको देख सकें। तो राज्य सरकार और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा संयुक्त प्रयास से ये शुरू किया गया है। खनन पर्यटन परियोजना झारखंड है, झारखंड से शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित की। कारगिल शौर्य वाटिका ये स्थापित किया गया है राजस्थान ने, राजस्थान में शुरू किया गया है। कहा है कि 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे भारतीय सेनानी, उनकी याद में एक वाटिका स्थापित की जाएगी। नाम होगा उसका कारगिल शौर्य वाटिका। यहाँ पर एक एक पौधे उनके नाम से स्थापित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे जैसा कि, और ये राजस्थान के विधानसभा परिसर में बनेगा। कुल 1100 पौधे। जुलाई 2025 में केंद्र ने प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की। प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के लिए एक विकास योजना लाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका नाम है शासकीय परियोजना। क्या नाम है, शासकीय परियोजना। शासकीय का मतलब स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब तो ये शासकीय योजना है, जैसा कि इसके तहत जो प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल है, जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का किला हो गया या लाल किला हो गया, ये सब प्रतिष्ठित हैं जो पर्यटन स्थल हैं, उनको और ज्यादा विकसित किया जाएगा। वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल का मतलब बात कर रहे हैं, इसमें शुरुआत की जाएगी अपनी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता हुआ। FTA की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये।
यानी एफटीए। तो साइन हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन जो है इसके बीच में ये वैसे अभी रिसेंटली मालदीव भी गए हैं प्रधानमंत्री, और वहां पर मालदीव के बीच में भी एफटीए हो गया है। और भारत और मालदीव के बीच में तो ये भी याद रखना है। तो खैर, ये ब्रिटेन और भारत के बीच में एफटीए हुआ है, साइन हुआ है। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी और डिटेल में वीडियो आपको समझाई भी थी। इसको क्या क्या फायदा होने वाला है भारत को, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो वीडियो, वहां से ट्रेंडिंग टॉपिक में भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता एफटीए हुआ है, 24 जुलाई को साइन हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। इसके तहत कुछ जो डेटा है, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस डील से 2030 तक दोनों देशों का ट्रेड दुगना करके 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने वाला है। अभी लक्ष्य रखा गया है लगभग 55 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच। इस एफटीए के तहत 99% भारतीय सामान पर यूके में 0% टैरिफ लगेगा, और यूके के जो 99% सामान जब भारत में बिकने आएंगे तो औसतन मतलब जो एवरेज में है 3% टैरिफ लगेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर्क। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रिंटर किसने पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 जीता? तो जैसा कि गीतांजलि श्री ने जीता है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि बताया था ये पेन प्रिंटर अवार्ड और पेन ट्रांसलेटर अवार्ड। तो पेन ट्रांसलेटर अवार्ड यानी PEN ट्रांसलेटर अवार्ड गीतांजलि श्री ने जीता हुआ है। गीतांजलि श्री ने ये वही गीतांजलि श्री हैं जिन्होंने टॉप ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था 2022 में। ये भी पूछा जाएगा आपसे। और अभी लीला अबुलोला जो इन्होंने जीता है PN प्रिंटर जीता है। क्या जीता? प्रिंटर की बात हो रही है। प्रिंटर और PN ट्रांसलेटर दोनों अवार्ड आपको याद रखना है। वैसे इनको जैसे कि हम बता दें, वंस एलिफेंट लिव्स हियर ये मिला हुआ है इस पुस्तक के लिए। अगला है, किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने? पीएम मोदी भारत के दूसरे सबसे लंबा लगातार जो है कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ के जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पीछे है, इंदिरा गांधी जी से आगे निकल गए हैं लगातार के लिए। ध्यान रहे, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अभी भी ये तीसरे पर है, लेकिन सबसे लंबे लगातार कार्यकाल वाले में दूसरे पर हैं, क्योंकि सबसे लंबे लगातार कार्यकाल लगभग 17 वर्ष जो जवाहरलाल नेहरू जी ने थे, इसके बाद इंदिरा गांधी जी थी अब तक भी, लेकिन लगातार 11 साल। लेकिन ओवरऑल में इनका जो 14 साल का कार्यकाल है लगभग, क्योंकि 80 से 84 तक और एक टर्म के लिए थी, बीच में 77 से 80 के बीच में इनका कार्यकाल नहीं था जो जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसलिए इन सब में लंबे कार्यकाल के दूसरे पर हैं, लेकिन लगातार लंबे वाले में तीसरे पर हैं। और ये लगातार लंबे वाले में दूसरे पर पहुंच गए हैं पीएम मोदी, क्योंकि ये 2014 से लेकर के 2025 तक अभी तक लगातार हैं और 11 साल से ज्यादा ये दिनों से, मतलब अगर बात करें तो 478 दिन इनके हो चुके हैं और स्टिल काउंटिंग है भी। जबकि इंदिरा गांधी जी का 477 दिन लगातार था। जुलाई 2025 में IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है रिले पावाल ने। रिले पावाल ने पंकज अडवाणी को हरा दिया है और पंकज अडवाणी को हरा करके अब जीत लिया है इन्होंने IBSF विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब। तो पंकज अडवाणी हार गए हैं, 28 बार ये विश्व खिताब जीत चुके हैं, 29वीं बार जीतने वाले थे लेकिन फाइनल हार गए वहां पर। हाल ही में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है 2028 तक, ये कहना है मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और इसमें भारत के 5 राज्य मदद करेंगे जिनकी खुद की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य होंगे। तो ये टॉप, जैसे कि हम बता दें, हमारा क्वेश्चन है जुलाई 2025 में सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों की सेनाओं के बीच किया गया? तो सिम्बैक्स, इसको आपको डिटोट करना है कि SISPI, जैसे कि ये X है, तो X से मतलब है कि सिंगापुर और I फॉर इंडिया, ये आपको याद रखना है। तो सिंगापुर जैसा कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये I फॉर इंडिया आपको याद रखना है। तो सिम्बैक्स, ठीक है, सिम्बैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, M मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज, EX मतलब एक्सरसाइज। समुद्री और बायलैटरल एक्सरसाइज ये होती है यहाँ की भारत और सिंगापुर के बीच में। एक्सरसाइज तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता ही है। बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये बहुत ही ज्यादा पुराना अभ्यास है। ये सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर की 9 सेनाओं के बीच होता है। किसकी? 9 सेनाओं के बीच। शुरुआत इसकी 1994 से हुई थी, जब
तब लॉयन किंग अभ्यास जाना जाता था इस नाम से, और अब बाद में इसका नाम बदल करके सिम्बैक्स किया गया। 32वां संस्करण है इस बार। मतलब आप समझ सकते हो कितना पुराना सैन्य अभ्यास है। तो हम लोग सिंगापुर के साथ करते हैं इसको, इस एक्सरसाइज को करते हैं। अगला है आस्था, प्रवास और महिलाओं के जीवन पर केंद्रित साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2025 का जो प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया। 2022 का 25 का हो रहा है, प्रिंटर है। अभी हमने आपको बताया था, ये आपको बताया था कि रिलेटेड बताया हुआ है मैंने, आप कमेंट करके बताइएगा इसको कि पेन और प्रिंटर, जैसे कि अभी हमने पहला बताया, अभी डिजिटल अवार्ड, ट्रांसलेटर अवार्ड बताया था, उसको भी आप कंपेयर करिए। तो ये पेंटर प्राइज है, प्रिंटर, तो ये पेन ट्रांसलेटर प्राइज है, ये दोनों अलग अलग है। इसको किसने पाया हुआ है, तो इसको भारत की गीतांजलि श्री ने पाया है। गीतांजलि श्री है जो कि पाई हुई है कौन सा, ट्रांसलेटर अवार्ड पाई हुई, पेन ट्रांसलेटर, ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रिंटर पुरस्कार है, प्राइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लीला अबुलीला ने पाया हुआ है, जीता हुआ है। लीला अबुलीला जो है ये सूडानी है, मतलब सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, जैसा कि इन्हें मिला है पेन प्रिंटर प्राइज। इन्होंने 6 उपन्यास और 2 लघु कहानियां संग्रह के ट्रांसलेटर एक्सलिवेयर जैसे कि होम, यह सब इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में कहां पर भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV INS विस्तार को कमीशन किया गया। आई जैसे कि एनएस है, विस्तार एक इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इसका अभी कमीशन किया गया है। कमीशन जिसे कहां पर किया गया है, ये विशाखापत्तनम में यानी वैजाग में इसको बताया है किसने है, हिंदुस्तान लिमिटेड जैसा कि कहे HSL ने, और ये जैसा कहे कि NSTR इंडियन अभी की ये सपोर्ट ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। इस शहर को लगातार 8वें वर्ष भारत के स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भारत की बात हो रही है। तो इस बार अगर रिपोर्ट काफी कंफ्यूजन वाली थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अहमदाबाद टॉप पर है या फिर कहें इंदौर टॉप पर है। तो यहाँ पर 2 स्टेप से जारी की गया है, केंद्र सरकार ने किया है। तो गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भारत के शहरों को दिखाया जाता है कौन शहर कितना स्वच्छता के मामले में कितना पायदान पर आता है। तो इंदौर देखिए, ये लगातार 8 बार टॉप पर रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि इस बार उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक तो एलर्ट कैटेगरी में, ठीक है, एलर्ट कैटेगरी और बात किया, और एक है जैसे डाल दिया कुछ जो 15 शहरों को एलर्ट कैटेगरी में डाला दिया है, और बाकी के जो शहरों की रैंकिंग की बात करें तो गए है स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो एलर्ट कैटेगरी में अगर बात करें, डालने के बाद जो एलर्ट कैटेगरी में किसको डाला गया है, जो पिछले 3 सालों में लगातार टॉप पर आ रहे थे, ऐसे शहरों को इस बार अलग से कैटेगरी बनाकर अलर्ट शहरों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये तो पिछले 3 साल से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में आ रहे हैं। तो अभी एक ही साल में इतनी गंदगी नहीं नहीं साफ हो जाएगी, तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बना लिया हिसाब से कि यहाँ पर स्वच्छता रहेगी, तो इनको अलर्ट कैटेगरी में डाल दिया गया। अब बाकी जो बचे शहर है उनकी रैंकिंग की गई। तो उस रैंकिंग में फर्स्ट पर अहमदाबाद रहा है, अहमदाबाद फर्स्ट पर रहा, और दूसरे पर कौन सा रहा है, लखनऊ रहा। दूसरे पर लखनऊ, फिर भोपाल रहा, दूसरे पर भोपाल और तीसरे पर लखनऊ रहा, थर्ड पर लखनऊ है। ये तीनों है अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, ये आपको याद रखना है। और इस बार की रैंकिंग है तो अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ ये भारतीय अगली पीढ़ी के रूप में नामित किए गए हैं। एलर्ट सुपर स्वच्छ लीग में अगर बात करें तो इंदौर, सूरत और नवी मुंबई टॉप 3। क्लियर है आपको, ये कंफ्यूज मत होना। और 10 लाख से कम आबादी वाले में नोएडा टॉप पर है। नोएडा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ये बैठक होती है साथियों कहाँ पर, कोलंबो में इस बार हुई है। कोलंबो में श्रीलंका में हुई है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना आप जानते हो कब हुई थी, स्थापना हुई थी 2015 में। सौर गठबंधन है ये, जब COP21 हो रहा था। COP21 तो उसी दौरान इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया जाएगा। भारत और फ्रांस की यह सह अध्यक्षता के साथ स्थापित किया गया। COP21 कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था उस टाइम। और पेरिस में, इसको याद रखना आपको, COP21 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP21 में ही पेरिस जलवायु समझौता हुआ था। पेरिस जलवायु समझौता वही जिससे ये डिसाइड किया गया कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है।
अभी वर्तमान में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि 1-1.5 डिग्री वैश्विक तापमान। इसको मतलब क्या करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से बात करें। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना पेरिस जलवायु समझौते की ये देन है। अभी पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है। खैर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी गठित किया गया था, तभी उसी टाइम उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा में। थीम है एडवांसिंग सोलर कॉर्पोरेशन इन ए फील्ड ऑफ डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो 15 से 16-17 जैसे की बात करें, श्रीलंका के कोलंबो में इसका क्षेत्रीय बैठक हुआ है। हाल ही में पहलगाम हमले के लिए अमेरिका अटैक के लिए अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन की घोषित कर दिया? तो पहलगाम अटैक के लिए जिम्मेदार जो आतंकी संगठन था TRF, इसको अमेरिका ने भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से ये आतंकवादी संगठन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TRF बोलते हैं। TRF तो जैसे कि जो ये है ना, ये लश्कर तैयबा का ही एक सब यूनिट है। लश्कर तैयबा ने ही अपना एक नया यूनिट बनाया है, तब जब मतलब लश्कर तैयबा तो दुनिया भर में बैन कर दिया गया है, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, तो इसने क्या किया, अपना ही एक प्रॉक्सी संगठन स्थापित किया, जिसका नाम TRF दिया। इसने द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके द्वारा ये भारत पर हमले कराने लगा, आतंकवादी अटैक कराने लगा। तो अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, इसमें 26 से ज्यादा निर्दोष मारे गए थे भारत के और आम नागरिक, तो भारत में जैसे कि इनके। इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया है, ये भी याद रखना। तो अब TRF को दुनिया भर से बैन कराने की कोशिश में भारत सरकार लगी हुई है। ऐसे में अमेरिका द्वारा इसे आतंकवादी संगठन घोषित करना एक बहुत बड़ी जीत है भारत की डिप्लोमेसी की कहें तो ये आपको याद रखना है। भारत में तो ऑलरेडी ये बैन ही है, आतंकवादी संगठन घोषित है ये। किस भारतीय राज्य ने देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की? तो सीक्रेटिंग प्रोजेक्ट किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल जीनोम सीक्रेसिंग जैसे कि प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है भारत में पहली बार। और ये सबसे पहले कहां पर हुआ है, गुजरात में। कहां पर, गुजरात में किया गया है। भारत की पहली जीनोम है, जीनोम सीक्रेसिंग परियोजना। ये जनजातीय विकास मंत्री वहां के हैं, गुजरात के, कुबेर डिंडोर, इन्होंने शुरू किया है। खास करके ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, जनजाति कम्युनिटी के लिए है। ऐसा इसमें क्या होगा, इससे जो शेड्यूल है ट्राइब में जो जनजाति समूह होते हैं, उनमें क्या क्या अनुवांशिक रोग होते हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, उनको सीक्रेसिंग के माध्यम से उनके सैंपल्स कलेक्ट करके रखे जाएंगे, जिससे स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो 6 से एनीमिया जो थैलेसीमिया हो गया है, जो भी अनुवांशिक कैंसर टाइप के रोग हैं, इनको यहाँ पर इनका डाटा कलेक्ट करके पता लगाया जाएगा। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT के पहले परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंडिया में पहली बार खुलने जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT। सबसे पहले कहां पर है ये? तो खुल रहा है जैसा कि मुंबई में। तो मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया में पहली बार क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। आप जान रहे हो, देख रहे हो, आजकल टाइम पर क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें AI टूल्स भी काफी हेल्प कर रहे हैं। क्रिएटिविटी की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें एनिमेशंस हो गए हैं, जैसे आप देखो कि ग्राफिक्स डिजाइनर, थंबनेल, वीडियो एडिटिंग एंड ये सब के सब जो चीजें हैं, सब ये इसके माध्यम से यहाँ पर सिखाए जाएंगे कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट कैसे करना है, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब कैसे सीखना है बच्चों को, नई पीढ़ी जिससे और एडवांस कर सके। इसमें कुछ इसके लिए ये इंस्टीट्यूट होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये अपनी तरह का पहला है, मुंबई में खोला गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। अब अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन किया गया है। विकसित भारत मिशन के तहत इसके माध्यम के मोतिहारी, गया, पटना जैसे शहरों में बुनियादी ढांचे, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं का नत किया जाएगा। 3 लाख पक्के मकानों का वितरण किया जाएगा। अमृत भारत ट्रेनें चलाई गई हैं। 4, यही सब हुआ है। आगे निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित गीतकार एलन बर्गमैन का हाल ही में निधन हो गया? इन्होंने 3 बार ऑस्कर अवार्ड जीता है और 3 बार एमी अवार्ड जीता था। 3 बार ऑस्कर और 3 बार ही एमी अवार्ड ये जीत चुके हैं। 99 साल की उम्र में आयु में इनका निधन हुआ है। काफी फेमस संगीतकार ये एलन बर्गमैन हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के उप प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया? तो
आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक से डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने? गीता गोपीनाथ ने। गीता गोपीनाथ भारत की हैं, भारतीय मूल की हैं। ये आईएमएफ की पहली, तो इससे पहले ये चीफ इकोनॉमिस्ट थी 2019 तक, उससे लेकर के 2022 तक। जैसा कि इन्होंने 2022 में डिप्टी एमडी बनाया गया। डिप्टी एमडी बनने के बाद अब जाकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब आगे आने वाले समय में आपको गीता गोपीनाथ जो है ये आईएमएफ की चीफ होते दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि गीता गोपीनाथ की आदत है कि ये गुस्सा करके पद छोड़ती हैं। अगर आप पद छोड़ती हैं, ठीक है, अगर आप पहले लंबे समय से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा शायद कि 2022 में जब इनको डिप्टी एमडी बनाया गया तो एक्चुअली में डिप्टी एमडी का पद उतना था नहीं कैपेबल, लेकिन ये सीईओ के ये चीफ इकोनॉमिक पद से इस्तीफा की दी। नाराज होके इनको और आगे प्रमोशन चाहिए था, तो फिर इनको बुलाया गया और डिप्टी एमडी का पद इनको दिया गया और एक नया पद बना करके ये समझो तो इस बार फिर दिए गए हैं। वहां पर आईएमएफ वाले क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को हटाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इनको सीईओ एमडी बनना है, आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा अब आपको आगे की होता क्या है। खैर, सीईओ है जैसे कि पियरे ओलिवियर यहाँ के, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। आईएमएफ शॉर्ट टर्म में मतलब लोन देने के लिए जाना जाता है, देशों को शॉर्ट टर्म का लोन देता है। अभी आपने देखा पाकिस्तान को भी मिला था। जैसा कि अगला है प्रति बूथ मतदाताओं की जो संख्या है 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? 1200 से कम प्रति वोट बूथ है पर वोटर्स रहेंगे, ऐसा करने वाला बिहार बन गया है पहला राज्य। एक्चुअल में ये चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन अभी सबसे पहले अप्लाई हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि सबसे पहले इसी का विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में आपको और भी राज्यों में ये देखने को मिल सकता है, चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो टोटल बिहार में जैसा कि 12,817 नए मतदान केंद्र थे जोड़े गए हैं नए, और पहले 77,895 अब 90,712 बूथ हो गए हैं। हर बूथ पर पहले 1500 की लिमिट रखी गई थी, अब 300 घटा दी गई है। अब 1200 लोग एक बूथ पर वोट कर पाएंगे, बाकी 1200 को या अगले बूथ पर मौका मिलेगा। फिडे ने 2025 शतरंज विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश की पुष्टि की? तो 2025 का फिडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये फिडे वर्ल्ड कप भारत में ही होने वाला है। इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। अभी ऑप्शन किया गया है, वह प्रक्रिया में भारत अव्वल नंबर पर रहा है। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित होगा फिडे वर्ल्ड कप। चेस का ये वर्ल्ड कप होता है, टूर्नामेंट होता है, और इसका जैसे कि आयोजन 2025 में देखिए 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होगा। 23 साल बाद है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा होगा। अब अभी 2022 वाला जब फिडे वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? 2024 वाला जो हुआ था उसको जीता किसने था? डी गुकेश ने। 18वें विश्व चैंपियनशिप बने थे डी गुकेश, सबसे युवा बने थे क्योंकि 18 साल की उम्र में इनकी मतलब जीती थी ये। तो भारत में 2 ही लोग अभी विश्व चैंपियनशिप बन पाए हैं, एक विश्वनाथन आनंद जो कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, और एक है डी गुकेश। अगला है न्यूयॉर्क में आयोजित नीलामी में पृथ्वी पर मंगल का जो ग्रह का सबसे बड़ा एक टुकड़ा कितने डॉलर में बेचा गया? न्यूयॉर्क में एक नीलामी होती है, उसमें पृथ्वी पर जो मंगल ग्रह के उपग्रह पाए गए टुकड़े की मेजबानी होती है। तो मंगल ग्रह का ये टुकड़ा जो पृथ्वी पर गिरा था तो इसको 53 लाख में बेचा गया है। डॉलर की बात हो रही, न्यूयॉर्क में इसको बेचा गया है। ये कहाँ पर मिला था? ये उल्का पिंड तो ये है नाइजर में पाया गया था। नवंबर 2023 में नाइजर में खोजा गया था, और फिर ये लोग लाते हैं यहाँ से न्यूयॉर्क में, और वहां पर इसका ऑक्शन होता है। NWA 16,000 मतलब 788 इसका नाम रखा गया था। 53 लाख में ये मतलब इसकी जो क्या हो रहा है बेचा जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा भारत की स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जो की बात हो रही है, तो ये एडफैल्की वैक्स के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मलेरिया वैक्सीन है ये। फालसी वैक्सीन ये कहें अगर, जैसे कि एडफैल्सी वैक्स जो है इसका अभी व्यवसायीकरण करने के लिए जो ICMR ने इसे अप्रूवल दे दिया है और इसके लिए शुरू कर दिया है। ऑक्शन की जो की मतलब कॉमर्शियलाइज करना चाहता है या आकर अपना डेमो दे सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, मतलब ये कि हमने ये फॉर्मूला बना दिया है, डिजाइन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब लार्ज स्केल पर जिसको भी प्रोडक्शन करना है आओ अपनी कंपनी का नाम दो, हमसे बॉन्डिंग प्रक्रिया में मतलब यहाँ पर जीतो, उसके बाद फिर अपनी कंपनी का नाम देकर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करके इसको लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि वो काम तो कंपनियां ही कर सकती हैं।
अब आईसीएमआर जो है अप्रूवल देगा और खोज को यहाँ पर खोज किया है आईसीएमआर के साइंटिस्ट ने और बनाया इसका फॉर्मूला तैयार किया। अब ये फॉर्मूले को कमर्शियलाइज करके इसको बेचा जाएगा। तो ये हो गई भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। कम से कम 7 साल लगने का अनुमान है इसमें कि पूरी तरीके से विकास होने में लगेगा। 4 चरणों में विभाजित किया गया है इसको और भारत ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये आपको याद रखना है। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, 2047 तक जैसा कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन रखा। अगला है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने वाले पहले न्यायाधीश कौन बन गए। तो जस्टिस एजासन शर्मा ये बन गए हैं महाभियोग से हटाने वाले। दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें जज थे और इनके घर पर 15 करोड़ का कैश जो कि पाया गया और वहां पर एक आग लग गई थी। मैंने आपको पूरी कहानी वीडियो के थ्रू बताई थी ट्रेंडिंग टॉपिक में, उसको आप देख सकते हो, अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि क्या कारण थे, क्या प्रोसेस होने वाला है। खैर ये जानिए कि संविधान के अनुच्छेद 217 के खा में महाभियोग के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब इसी बीच लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव वगैरह लाए गए। इसी बीच पता चला कि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस्तीफा दे दिया आनंद फानन में। तो काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ है कारण क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, उपराष्ट्रपति ने कुछ हिंट दिया नहीं है। कहीं ना कहीं इनका भी रोल रहा था कुछ, जस्टिस यशवंत वर्मा का। अब इसमें क्या मैटर है वो तो बाद में ही पता चलेगा। पटना हाई कोर्ट के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, ये मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो जस्टिस विपुल एम पंचोली जो हैं ये राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा शपथ ग्रहण किए हैं। 45वें चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की हुई है। तो घोषणा की है किसने की है, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। ये घोषणा कर दी गवर्नमेंट ने कहा है कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जीत के जो दिल्ली के खिलाड़ी आएंगे उसमें अगर मेडल जीत कर आते हैं तो उनको 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य नहीं है, हरियाणा वगैरह भी अक्सर ऑलरेडी देते हैं, लेकिन पहले दिल्ली में 3 करोड़ दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 7 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ग्रेड ए की एक नौकरी भी दी जाएगी परमानेंट। अब ए कैटेगरी की राष्ट्रीय खेल प्रशासन जिससे की बात करें, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के अनुसार किसको एक राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता दी गई है राष्ट्रीय खेल प्रशासन की बात। तो ये विधेयक इसी मानसून सत्र के दौरान आया है, जब मानसून सत्र चल रहा है संसद का, तो उसी दौरान ये भी आया कि इसके तहत कहा गया कि अब बीसीसीआई भी आएगा राष्ट्रीय खेल महासंघ के अंतर्गत। एक्चुअल में पिछली बार 2010 में जब राष्ट्रीय ये लाया गया था तो खेल महासंघ उसमें बीसीसीआई ने खुद को शामिल होने से मना कर दिया था। बीसीसीआई ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, हम किसी सरकार के कोई फंड नहीं लेते हैं, हम अपना खर्चा खुद चलाते हैं आईपीएल वगैरह आयोजित करा करके, इसलिए हम इसके तहत नहीं आएंगे। तो अब सरकार ने कहा कि नहीं, इस बार तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो तो कुछ भी कमाओ, आओ सरकार के दायरे में आकर सरकार का नियमों का पालन करो। तो 2010 में एक और मौका मिला था, अब इसको मना कर दिया था इन्होंने, अब इसे दोबारा शामिल किया जा रहा है। बीसीसीआई अब अंडर होगा किसके, एनएसएफए की। बीसीसीआई यानी बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। बीसीसीआई लेकर के कल बवाल मचा हुआ था क्योंकि ये फाइनल हुआ है कि एशिया कप होने वाला है, उसमें भारतीय टीम जो है फिर से खेलेंगी, ये बीसीसीआई ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो सब लोग वही बीसीसीआई पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद इतना बवाल हुआ, फिर भी तुम पाकिस्तानियों से जा रहे हो खेलने 2000, जैसा कि ये बात। अगला है जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच 5 उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो भारत और नेपाल के बीच हुआ है, ये हस्ताक्षर हुआ है, किया गया है। तो भारत और नेपाल के बीच में अभी 5 उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता हुआ है। बेसिकली भारत हेल्प करेगा नेपाल की, किस लिए, वहां पर माध्यमिक विद्यालय बनाने के लिए और हॉस्पिटल बनाने के लिए। भारत अक्सर ऐसा करता आया है हेल्प नेपाल की, कभी एक साथ कई सारी बसों को वाहन दे देता है वहां की व्यवस्था अच्छा करने के लिए, कि कभी वहां पर विद्यालय बनवाते हैं, कभी वहां पर हॉस्पिटल बनवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें भारत हेल्प करता है नेपाल की। तो ये जैसा कि आप
जैसे जानते हो 5 और हुआ है जैसे कि अब। तो ये थे साथियों टॉप 30 क्वेश्चंस वीकली करंट अफेयर्स के। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे।